हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने किस तरीके की सीरीज चला रखी है जिसके अंतर्गत हम इस तरीके के शेयर्स की एनालिसिस करते हैं जिसमें एक पोटेंशियल होता है, जिसके अंदर एक इस तरीके का पोटेंशियल होता है जो फर्दर मल्टीवेगर बन सकता है और आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको मल्टीपल टाइम्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो आज उसी श्रृंखला के तहत आज हम एक ऐसे शेयर का एनालिसिस करेंगे एक ऐसी न्यूज़ के साथ में जो उसकी इम्पोर्टेंसी को बताती है कि इंडिया में उसकी इम्पोर्टेंसी क्या है। तो आइए दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक शेयर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के बारे में। तो ये भारत की एक डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी है जो रिसर्च तो करती है, साथ ही साथ इसकी काफ़ी सारी लैब्स भी ऑल इंडिया में सेटअप है जिसके माध्यम से वो डिफेंस सेक्टर में रिसर्च का कार्य करती है। और जस्ट ये देखिए 30 सितंबर 2020 की न्यूज़ है, जस्ट कल की ही न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है कि लाइट कॉम्बैट हेलीक्राफ्ट जो है लाइक ध्रुव हेलीकॉप्टर हो गया, लाइक LCS टाइप के जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसके निर्माण में इसको काफ़ी महारत हासिल है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है और इंडिया के अंदर एक लीडिंग सेक्टर की कंपनी ये रही है। तो ये किस तरीके की कंपनी रही है और क्या इसके बेसिक्स रहे हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ अन्य और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि इसका IPO कब आया था और कब ये कंपनी सेटअप हुई थी। तो जब ये कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल जब सेटअप हुई थी 1963 में, इसका मेन इंटेंशन था कि इंडिया के ऊपर जो डिफेंस सेक्टर का जो फर्दर जो रिलायबिलिटी है फॉरेन इंपोर्ट्स है उसको कम किया जा सके। और आज जो हम हैं, हालांकि ये ठीक है कि हम आज मैक्सिमम प्रोडक्शन जो करते हैं वो इतना नहीं है कि हमारे सफिशेंटली पड़े। हम ज़्यादातर प्रोडक्ट जो डिफेंस सेक्टर में इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी इसने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इंडिया में काफ़ी सारा रिसर्च डेवलपमेंट किया है, खासकर जो डिफेंस सेक्टर है उसमें। और ये देखिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल है वर्ल्ड की 39th लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनी है। आई एम अगेन रिपीट दिस लाइन, हेल इज़ द 39th लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनी इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो आप समझ सकते हो कि क्या इसकी वैल्यूएशन है। ये बेसिकली डिफेंस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी वो होती है जिसमें मैक्सिमम शेयर जो होते हैं या फिर पूरे के पूरे जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में होते हैं। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो उसका मेजर स्टेक होल्डर होता है, वो उसी के नाम से ही पूरी कंपनी का संचालन किया जाता है। तो 2018 में इस कंपनी का फर्स्ट IPO आया था और आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि जब इसका IPO आया था तब इसका प्राइस था लगभग 1215 रुपये से 1240 रुपये अपर लिमिट थी इस शेयर की। और 12 शेयर का एक लॉट था और BSE NSE दोनों में लिस्टेड ये रही है। 10 रुपये इसके जो शेयर उस टाइम पे जो इसका फेस वैल्यू थी वो थी। और आज इसकी प्रेजेंट में प्राइस आप देखोगे, आज जब 1 अक्टूबर 2020 की जो प्राइस रही वो 798 रुपये के आसपास रही है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू से इसके प्राइस कितना गिर गया है, कितना डाउन पे आ गया। और इसका बेसिक रीज़न ये नहीं है कि इसके फाइनेंशियल में कोई गड़बड़ आई है। आज भी हम इसके फाइनेंशियल जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा फाइनेंशियल इसके ज़बरदस्त है, शानदार कंपनी है ये। और इसके फाइनेंशियल हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे, आप देखना, आप बने रहिए हमारे लास्ट तक इस वीडियो में। और ये देखिए इसका एक चार्ट है जिसमें किस तरीके से इसका वैल्यूएशन आया है। जब लगभग जुलाई अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त 2020 में इसके प्राइस 1200 रुपये को भी क्रॉस कर गए थे और फिर इसने मार्केट में करेक्शन दिखाया और प्रेजेंटली 798 रुपये से 800 रुपये के बीच में ये अपना सपोर्ट प्राइस ढूंढ रहा है। इसकी टोटल असेट देखिए, लगभग उसमें जो इसकी टोटल असेट है वो इस प्रकार से है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये। और बेसिकली 2018 में इसका इशू आया था और उसमें बाद में हम इसके जो किस तरीके इसके फाइनेंशियल रहे हैं वो हम देखने के लिए हमें स्क्रीनर.in की वेबसाइट के ऊपर मैं आप सभी लोगों को लेके चलना चाहूँगा। ये देखिए स्क्रीनर.in की वेबसाइट पर हम लोग आ गए और इस कंपनी का देखिए 26,719 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दैट्स मीन ये एक मिड कैप कंपनी से लार्ज कैप कंपनी के बीच की कंपनी कहीं ठहरती है। और इसका जो करंट प्राइस है लगभग 799 रुपये, दैट्स मीन 800 रुपये के आसपास चल रहा है। 52B का इसका 1423 रुपये, लगभग इसके जो करंट प्राइस है उससे लगभग 60% से भी ज़्यादा इसके 52B का हाई इसने दिखाया है। और कितना इसका प्राइस गिर गया, 799.35 रुपये। इसकी बुक वैल्यू देखोगे तो वो 395 रुपये के आसपास आ रही है। तो बुक वैल्यू से इसका जो करंट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 400 रुपये से लगभग 50% हालांकि ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी का जो करंट प्राइस निकल के आ रहा है इसके लिस्टेड प्राइस से काफ़ी कम है। स्टॉक पी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ही सस्ता शेयर है ये। स्टॉक प्राइस बेसिकली क्या होता है, रेशो होता है ये प्राइस
जो मार्केट में इसका जो प्राइस है, दैट्स मीन जो कस्टमर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, इसका लगभग 10 टाइम्स इसके प्राइस देने के लिए तैयार है। और इसका अर्निंग पर शेयर देखोगे बहुत ही शानदार है। हम देखेंगे लगभग 70 से 80% तक का इसका अर्निंग पर शेयर चल रहा है। डिविडेंड यील्ड देखोगे तो सभी पीएसयूज में से आप डिविडेंड यील्ड देखोगे तो उसके प्राइस की कंपैरिजन में 4.16% के आसपास है। ये बहुत ही शानदार वाला डिविडेंड यील्ड है। ज़्यादातर कंपनी इतना डिविडेंड यील्ड ऑफर नहीं करती है, जनरली 1% से कम ही डिविडेंड यील्ड इसमें पाया जाता है जनरली ज़्यादातर कंपनीज में। और आरओसी और आरओई, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑफ जो इक्विटीज़ होती है वो बहुत ही शानदार है। 22 से 23% का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ये जनरेट कर रही है। दैट्स मीन इसमें जो प्राइस अपन देखेंगे, मतलब जो इक्विटी जो है उसमें जो नेट जो आरओई है वो लगभग 22 से 23% आ रहा है। सेल्स ग्रोथ लगभग 6% के आसपास है, जो ख़राब नहीं कहा जा सकता। साथ ही BSE NSE लिस्टेड होने के साथ इसके फेस वैल्यू देखेंगे वो 10 रुपये के आसपास है। ये देखिए इसका 5 साल का हम चार्ट लगाएंगे तो हम देखेंगे 2018 में लिस्टेड होने के बाद में इसमें काफ़ी तेज़ी से इसने करेक्शन दिखाया और डाउनवर्ड इसने देखा। और 29 मई 2020 दैट्स मीन जब भारत के अंदर कोविड-19 का इफेक्ट आना चालू हो गया तो उसके बाद में इसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया और 500 रुपये, 450 रुपये से 500 रुपये के बीच में ये सपोर्ट प्राइस देखता हुआ दिख रहा है। इसने फिर बाद में करेक्शन दिखाया और वापस से इसने टॉप अपना जो 1300 के करीब का इसने प्राइस भी टच किया वापस से। और इसके प्रोज एंड कॉन्स में देखेंगे तो इसने देखो डिविडेंड यील्ड जो इसने जनरेट किया वो शानदार रहा है। वो 4.1% के आसपास डिविडेंड यील्ड दिखाया, तो दैट्स शानदार ज़बरदस्त है। और इसके कॉन्स की बात की जाए तो इसके डेटर डेज है। डेटर डेज का मतलब है कि जहाँ से इसका रेवेन्यू आता है, तो रेवेन्यू जो आता है वो लगभग 197 डेज़ के एवरेज डेज़ में इसका आ रहा है। तो इसका बेसिकली क्या रीज़न है, एक्चुअली डिफेंस सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इसके मेन कस्टमर है और ज़्यादा इसके पास में डाइवर्सिफाई कस्टमर्स नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक गवर्नमेंट प्रोसेस होता है, वहाँ पे एक इसकी बिडिंग होती है, फिर उसके बाद में पैसे आने में इसमें टाइम लग जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रेशर है, इसका प्रेशर रहता है इसके ऊपर। इसके पीयर कंपैरिजन करें, अब पीयर कंपैरिजन में देखो भारत डायनेमिक हो गई, इसके अलावा जैसे कल्याणी ग्रुप हो गया, तो ये इस तरीके के भारत में जो BML लिमिटेड हो गए, तो इस तरीके के काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स ना बल्कि पब्लिक सेक्टर के बल्कि प्राइवेट सेक्टर के कॉम्पिटिटर्स भी इसमें फील्ड में आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं डिफेंस सेक्टर इतना लार्ज ग्रुप है कि ग्रोथ की असीम संभावना है सभी कंपनियों के पास में। दैट्स मीन इनको आवश्यकता है कि जो फॉरेन कंपनीज है उनके साथ में सेटअप इंडिया में सेटअप करें और एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आया ताकि इम्पोर्ट जो भारत का आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना है उसको पूरा किया जा सके और इम्पोर्ट भारत पे डिपेंडेंसी कम हो सके। अब आप देखिए ROC जो रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट्स रिमेन्स नियर टू द 24% एंड 799 से करंट प्राइस है। तो लगभग इसके अदर जो पीएस उसके कंपेरिजन में ठीक है। पी रेशो आप देखिए थर्मैक्स से लेकर GMF पॉपुलर, भारत डायनेमिक, BML लिमिटेड, उनका सबसे कम जो पी आप रेशो देखोगे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का मिलेगा जो लगभग 10.88% आसपास है। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी सस्ता शेयर ये अभी है। और मार्केट कैप देखिए इसके पीयर ग्रुप में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इस कंपनी का है। डिविडेंड यील्ड के मामले में भी ये लीड करती हुई दिखाई देगी। लगभग सभी कंपनियों में आप सबका टोटल भी निकाल लें तो भी लगभग इसका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा मिलेगा। तो दैट्स मीन डिविडेंड तो ये कंपनी बांटती है झोली भर भर के, बस आपको इसके शेयर्स रखने हैं और इसमें डिविडेंड उठाने हैं। और इसके हम अदर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए किस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। 2814 करोड़ रुपए से जब ये इस पर जून 2018 में लिस्टेड हुई थी से लेकर के वर्तमान में लगभग 10,249 करोड़ रुपए तक की ग्रोथ इसने दिखाई है। और फिर जून 2020 में पेंडेमिक के कारण इसमें कमी भी आई है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसने जो ग्रोथ है वो शानदार वाली रही है। 3 साल में अंदर में कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें दिखाई है। एक्सपेंसेस भी हम देख सकते हैं इस प्रकार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए शानदार वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, 20% से ऊपर हमेशा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जगह साबित हो सकती है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। या उन शेयर्स में से है जिनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति इसमें लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन एक्वायर्ड कर सकता है। दैट्स मीन उन शेयर्स में से जिसके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शानदार है, ROC शानदार है, ROE शानदार है और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस भी हम देखें तो वो भी काफ़ी शानदार रहा है। इसने काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखाई है। इसका अर्निंग पर शेयर देखिए आप, इसका जो क्वार्टरली अर्निंग पर शेयर है वो लोग 36.9%
13.78%, ज़बरदस्त है। अब जब इसका ईयरली बेसिस पे देखेंगे अर्निंग पर शेयर तो वो लगभग 73%, 86%, मतलब ज़बरदस्त वाला इसका अर्निंग पर शेयर रहा है। इसके कारण से इसका पी की वैल्यूशन कम है और शेयर काफ़ी सस्ता प्रतीत दिखाई दे रहा है। तो ये इसका ईयरली बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस है। तो हम देख सकते हैं लगभग 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए की सेल्स इसमें दिखाई देती है और एक्सपेंसेज है वो भी लगभग 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेंसेज है। तो कोई भी कंपनी जो इतने बड़े लेवल पे कैपिटल जनरेट करती है, इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करती है, टेक्नोलॉजी जनरेट करती है, तो उसमें डेफिनेटली बात है जो इन्वेस्टमेंट होगा वो काफ़ी हाई रहेगा। तो आइए अब इसकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और जो कंपाउंड रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक प्राइस CAGR वो डिस्कस करते हैं। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ हम बात करेंगे चूँकि 2018 में कंपनी लिस्टेड हुई है तो 3 ईयर्स के अंदर इसने 6.10% का सेल्स ग्रोथ दिखाया जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, हालांकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है उसमें 3 ईयर्स के अंदर ज़्यादा नहीं है, लगभग 2.05% के आसपास है। और स्टॉक प्राइस जो CAGR है वो लगभग 1 ईयर में 15 से 16% का आसपास में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लगभग 20 से 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी वो बहुत ही शानदार है। तो ओवरऑल हम बात करें कंपनी के बारे में तो इसकी ये बैलेंस शीट है, लगभग साल भर में शेयर कैपिटल इसका ज़्यादा नहीं है, दैट मीन कुछ परसेंट ही, लगभग ये देखोगे आप 10 से 11% ही शेयर अभी तक इसका मार्केट में आ पाया। लगभग 89 से 90% तक का शेयर जो है अभी भी प्रोमोटर्स के पास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है। रिजर्व्स की बात करें तो इसमें कंपनी में रिजर्व्स 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए के रिजर्व्स है। तो अब ये यहाँ पे यही जो इम्पोर्टेंट वाली टर्म्स है कि इस रिजर्व्स को लायबिलिटी रखने की जगह कंपनी के ग्रोथ और उसके फर्दर ग्रोथ में लगाना बहुत इंपॉर्टेंस है ताकि और ज़्यादा सेल्स ग्रोथ जनरेट कर सके और इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी को इंडिया में डेवलप कर सके। बोरोविंग्स भी है लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये मैं 2 सेक्टर मानता हूँ जो थोड़ा सा चिंताजनक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वो इसको कम कर सके और कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से बनी रह सके। कंपनी का फिक्स असेट सफिशिएंट है और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी लगभग 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट्स करा है। अदर एसेट्स कंपनी के और कैश नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो जो मार्च 2020 में वो पॉजिटिव रहा है। तो जब पेंडेमिक जैसी सिचुएशन के बाद में यदि मान लो इसका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉजिटिव स्कीम्स है उसके कारण इसको काफ़ी फ़ायदा मिला है, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत, जिसके बाद में भारत में इम्पोर्ट करने की जो एक पॉलिसी रही है, इम्पोर्ट करने का जो ट्रेंड रहा है उसमें कमी आएगी और साथ ही जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको भर पाएगा। तो इसका ये कैश बैलेंस है। रेशियो की बात करें तो कुछ रेशियो थे जैसे कि ROC हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 24 से 25%, इवन 29% तक सस्टेन रहा है। तो ये ज़बरदस्त वाला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका कॉन्स में से आता है जिसके ऊपर इसके प्रोमोटर्स को ध्यान देने की आवश्यकता वो है डेबिटर डेज, दैट्स मीन कितने टाइम में वो अमाउंट जो है उसको रिकवर कर पाती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है कि कोई कंपनी कितने कम दिनों के अंदर अपना रेवेन्यू ले पाती है ताकि वो फर्दर इन्वेस्ट कर सके, फर्दर आगे कंपनी को ले जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस जो डेबिटर डेज वाले जो टर्म्स है इसको कम से कम कर सके, जितना कम रहेगा उतनी जल्दी रेवेन्यू कंपनी को मिल पाएगी और वो फर्दर उसको यूज़ में कर पाएगी उसके कंपनी के जो सेटअप है उसको विस्तार करने के लिए। इन्वेंट्री टर्नओवर है वो 0.45% है, ये भी थोड़ा कम दिखाई देता है। इन्वेंट्री टर्नओवर बेसिकली क्या होता है कि जो इन्वेंट्री होती है दैट्स मीन जो इक्विपमेंट की जो इन्वेंट्री होती है वो कितने दिन में बिक जाती है, कितने दिन में सेल्स हो जाती है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये चूँकि 1% से कम है तो ये कंपनी के प्रमोटर्स को इससे और भी ध्यान देने की थोड़ी सी आवश्यकता है। प्रमोटर्स की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट्स लगभग 89.97% टू 90% तक के प्रोमोटर्स जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। FIIs के पास में कम शेयर्स है, लगभग 0.01% के आसपास है। डोमेस्टिक शेयर्स की बात करें तो वो लगभग 8.69% के आसपास डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में। पब्लिक और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी लगभग 1.33% का इसमें अपना शेयर रखते हैं। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार वाला शेयर है। पब्लिक सेक्टर की कंपनीज में हम ज़्यादातर कंपनीज हम देखेंगे कि वो डिविडेंड तो शानदार बांटते हैं किंतु उसमें जो रिटर्न ऑफ इक्विटी होता है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो जस्ट 10% से कम के अंदर होता है। इसलिए लोग जो होते हैं PSU से थोड़ा दूर भागते हैं, PSU से इन्वेस्टमेंट कम करना पसंद करते हैं क्योंकि वो रिटर्न इतना नहीं दे पाता है। किंतु इस कंपनी के हमने फाइनेंशियल डिस्कस किए, ROC ROE देखा, वो शानदार वाला रहा है।
रिटर्न ज़बरदस्त रहा है और डिविडेंड यील्ड भी ज़बरदस्त रहा है, लगभग 4 से 5% के बीच में डिविडेंड यील्ड रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक शानदार कंपनी है, एक ये आपके पोर्टफोलियो में एक नगीने की तरह है, जिसके मैं मानता हूँ कि मस्ट है कि आप इसको एक्वायर्ड करें, आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखें। और ये एक लॉन्ग टाइम में आपके लिए एफडी से भी दुगना रिटर्न आपके लिए इंश्योर करेगी। और किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कशन कर लें, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो डिसीजन होगा वो आपका होगा, जो डिसीजन से अर्निंग होगी वो आपकी होगी, तो उससे रिलेटेड जो भी रिस्क होंगे वो भी आपके ही होंगे। तो किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने से पहले इसके बेसिक्स को देखें, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से पहले इसके जो टेक्निकल टर्म्स है वो ज़रूर उससे आप परिचित होंगे, तभी जाके आप इसमें इंश्योर होंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो आपका वीडियो किस तरीके का लगा तो हमें ज़रूर मैसेज बॉक्स में जाके बताएं। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए।